All right, learners, welcome to the lecture number 6 of the ongoing series of Economics for JK SSB। तो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है लेक्चर नंबर 6। ओके, लेक्चर नंबर 5 तक हम पढ़ चुके हैं। असल में हमने स्टार्ट किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, हमने शुरू किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसकी 3 टाइप्स हमने पढ़ी कि 3 तरह का होता है। 2 को डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, आज तीसरे को डिटेल में पढ़ेंगे। जो कि 3 टाइप क्या थी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा था आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन 2 को हम लेक्चर नंबर 5 के एंड तक कवर कर चुके हैं डिटेल में। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 वो फोकस्ड रहने वाला है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। जैसा आप देख सकते हैं हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो है अब हम पढ़ते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के रिलेटेड। ऑलराइट, सो थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ डिमांड फॉर वन गुड रेस्पॉन्स व्हेन द प्राइस ऑफ अनदर गुड चेंजेस। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जैसे आप पढ़ सकते हो क्रॉस लिखा हुआ है ना, क्रॉस, फिर दूसरी लाइन पढ़ लेते हैं हम। सो गाइस, पहले दूसरी लाइन पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ मैं क्रॉस से मैं क्या इम्प्लाई कर रहा था। फिर ये बोल रहा है कि दिस मैट्रिक रिवील्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट्स इन द मार्केट प्लेस। ये जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये मेजर करता है क्या, रिलेशनशिप को एनालाइज करता है बिटवीन प्रोडक्ट्स इन द मार्केट प्लेस। ऑलराइट, तो मैं आपको बता रहा था क्रॉस के बारे में, है ना। क्रॉस से मतलब ये बनता है कि आपका जैसे ये प्रोडक्ट ए है आपका, ठीक है, और ये बी, इनके बीच का क्या रिलेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वही जो हमारा फॉर्मूला चलता आ रहा है, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी। यानी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, परसेंटेज इसमें चेंज डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी। अब इसको समझने के लिए हमें 3 गुड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक आ गए आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। दूसरे आ गए आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ऑलराइट। तीसरे आ गए आपके अनरिलेटेड गुड्स। फिर है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, वो बाद में देखते हैं इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब हम इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और साथ साथ इसको भी समझते हैं, इस डिमांड को। ठीक है, अब आते हैं आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स। आपको पता है बाय जो हम वर्ड ये लिख रहे हैं सब्स्टिट्यूट, इसी के मीनिंग से आपको पता चल जाएगा ये किस बारे में बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा सब्स्टिट्यूट क्या होता है। सब्स्टिट्यूट होता है वो एक ऐसा गुड जो दूसरे गुड का रिप्लेस ही कर दे, ठीक है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दे। ठीक है, अब जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं आपके, वो क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए जो साथ साथ हम कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल चाय के साथ आप बिस्किट खाते हो, है ना, शूज़ के साथ आप सॉक्स लगाते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऐसे ही। ठीक है, अब अनरिलेटेड गुड्स वो हो गए जिनको देखने पे हमें लगता नहीं है कि इनका कोई रिलेशन होगा आपस में। ठीक है, ओके, अब पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस इंक्रीजेज इन गुड बी इंक्रीजेज डिमांड फॉर गुड ए। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो गुड बी है आपका, जब इसमें प्राइस इंक्रीज होगी उसकी वजह से जो गुड ए की डिमांड है ना, गुड ए की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, तो तभी इसको पॉजिटिव बोला जाता है। फॉर एग्जांपल हम
ये देखते हैं आप, एग्जाम्पल देखते हैं, उसी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब प्राइस है ना, वही लिखा है ना, प्राइस इंक्रीज इन गुड बी रख लो आप, यहाँ पे हमारा है टी, ठीक है। जब टी की प्राइसेस बढ़ेंगी तो डिमांड ऑब्वियसली शिफ्ट हो जाएगी किस तरफ, कि हम कॉफ़ी पियेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको 15 रुपये का पहले चाय का गिलास मिला था, और कॉफ़ी जो थी वो 50 रुपीज़ की थी, है ना। 15 की थी टी, 15 की थी आपकी टी, 15 की थी आपकी टी, और जो कॉफ़ी थी वो 50 रुपये की थी पहले, ठीक है। पहला केस ये रखते हैं हम। टी आ गया आपको गुड ए, हाँ टी आ गया आपको गुड बी, और कॉफ़ी आ गया आपका गुड ए, ऑलराइट। तो पहले आप चाय ही पीना प्रेफर कर रहे थे, ठीक है। अब क्या होता है कि जो चाय है लगभग वो 45 पे पहुंच गई, कॉफ़ी उतनी ही रही, ठीक है। अब यानी प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हो गई, 15 से 45 हो गई, है ना। तो आप बोलोगे 5 रुपये का फ़र्क है, 5 रुपये में हमें बढ़िया सी कॉफ़ी मिल जाएगी, आज वो देख के आज वो पी के देख लेते हैं कैसा टेस्ट लगता है हमें, ठीक है। तो क्या हुआ, प्राइस ऑफ टी जब इंक्रीज हुई यानी 15 से 45 पहुंच गई, तो हमारी डिमांड बढ़ गई कॉफ़ी की। यही आ गया आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स। और ये जो रिलेशन हमने देखा यही होता है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। अब पॉजिटिव इन द सेंस व्हाट, इन द सेंस ये कि दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, ये देखो ये भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है। जब प्राइस बढ़ी टी की तभी डिमांड बढ़ी कॉफ़ी की, तो ये पॉजिटिव है, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं ना। और इसको दिखाते हैं क्रॉस को आप क्रॉस से ही दिखाओगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गया ई डी, ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि पॉजिटिव है। फॉर्मूला हमने देख चुके हैं पीछे, है ना। ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड, नीचे आ गया आपका प्राइस, है ना। जब टी की प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफ़ी बढ़ गई, दोनों बढ़ गए, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। अब प्राइस ऑफ पेप्सी बढ़ गई, है ना, गुड बी क्या है, पेप्सी, पेप्सी की प्राइस बढ़ गई तो डिमांड फॉर कोको कोला बढ़ गई। मिलता जुलता एग्जाम्पल है प्राइस पेप्सी और कोका कोला का, है ना, कि फॉर एग्जांपल पेप्सी आपको 20 में मिल रही थी पहले, और कोका कोला था लगभग 40 का। अब क्या हुआ, तो आप पेप्सी पी रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी प्राइस बढ़ गई 35 और ये 40 का ही रहा। जब इसकी प्राइस बढ़ गई यानी गुड बी पेप्सी, तो आपने शिफ्ट हो गए, डिमांड फॉर गुड ए की बढ़ गई, यानी 40 रुपये आप पीने लग गए कोका कोला। आई होप इट इज़ गेटिंग क्लियर, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं, समझ के, समझ लिया हमने, अब बस एक कर्सरी रीडिंग दे देते हैं इसको, ठीक है। प्राइस इंक्रीज इन गुड बी, जैसे चाय है, इंक्रीजेज डिमांड फॉर गुड ए, गुड ए रख लो कॉफ़ी, ठीक है। कंज्यूमर स्विच बिटवीन ऑल्टरनेटिव, सच बात है, हमें जो चीज़ सस्ती पड़ती है हम उसी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, कॉमन सेंस। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे, ठीक है। इसकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन ज़ीरो है, यानी लेस देन ज़ीरो क्या हो, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी आ जाएगा, ऑलराइट। अब ये उल्टा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पहले एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। आप दिमाग में रखो, अभी तक हमने सब्स्टिट्यूट गुड देखा, उसका क्या था, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी थी, और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन ज़ीरो थी क्योंकि पॉजिटिव था। अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसमें क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन ज़ीरो है, तभी ये क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल समझते हैं। अब क्योंकि इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, आप सोचो अगर पेट्रोल की बात हो रही है तो बात किसकी होगी, पेट्रोल की कार की। प्रिंटर की अगर बात हो रही तो प्रिंटर के कार्ट्रिजेस, इंक कार्ट्रिजेस की बात होगी, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। पेट्रोल में गाड़ी में, पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल डलता है, प्रिंटर में इंक कार्ट्रिजेस डलते हैं, तभी वो काम कर पाते हैं। इनको बोलते हैं, जो असली जो चीज़ होती है उसको मेन प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं ना, पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। ये भी आपका मेन प्रोडक्ट आ गया, ये आपको कॉम्प्लीमेंट आ गया,
ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसमें क्या होगा, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी, तभी फिर ये लेस देन ज़ीरो आ जाता है। ठीक है। अब देखिए नेगेटिव बोलते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो गाड़ी लेने से पहले यही चीज़ देखते हैं कि एवरेज कितना देती है ना, आपने ऐड भी देखी हो कितना देती है वगैरह वगैरह। तो मिडिल क्लास के लोग अगर गाड़ी लेंगे अपनी, तो वो देखेंगे कि मेंटेनेंस कम होनी चाहिए। ऑलराइट, गाड़ी की मेंटेनेंस कम होनी चाहिए, इसकी एवरेज हाई होनी चाहिए मेंटेनेंस। ठीक है, ये चीज़ें देखते हैं। अब क्या होता है कि मान लो कल को ऐसी बात हुई कि प्राइस ऑफ पेट्रोल आसमान छूने लगी, ठीक है, बहुत बढ़ गई। तो क्या अब आप पेट्रोल गाड़ी लोगे? नहीं लोगे। आप बोलोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हम शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, फ्यूचर में ऑलमोस्ट ये रेलिवेंट हो जाएगा, इस वक्त थोड़ा सोचना मुश्किल है ये। ठीक है, आप मान लोगे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेंगे, तो इस वजह से क्या होगा, डिमांड फॉर पेट्रोल कार्स गिर जाएगी। यानी पेट्रोल का प्राइस जब बढ़ा, है ना, पेट्रोल के प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड जो है गाड़ियों की, पेट्रोल कार्स की, वो गिर गई। एक चीज़ बढ़ी दूसरी गिर गई। इसी को बोलते हैं हम नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी या क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन ज़ीरो, है ना, और ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। अब सिमिलर एग्जांपल है हमारी प्रिंटर्स की। फॉर एग्जांपल कल को आप देखते हो कि क्या होता है, कल को आप मार्केट प्लेस में गए प्रिंटर लेने के लिए कि आपको बहुत सारा प्रिंट कराना था कुछ मटेरियल। ठीक है, अब क्या होता है, जो आपका प्रिंटर है ना, उसकी उसकी भी फॉर एग्जांपल अगर 3,000 का पहले पड़ता था वो, अब वो 30,000 का हो गया ड्यू टू इन्फ्लेशन या जो भी। ठीक है ना, कहीं वॉर चल रहा था तो महंगा हो गया सब कुछ, 30,000 का पड़ने लग गया। तो आप मुझे एक बताओ, आप तो फिर प्रेफर करोगे ना कि जो ज़ीरॉक्स कराते हैं उन्हीं शॉप्स के पास जाएं और वहीं से अपना प्रिंट करा लें, है ना, क्योंकि ये जो कॉस्ट आपने लगाई इसको कब रिकवर करोगे आप, 30,000 है ना, पहले 3,000। उस वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली जो इंक कार्ट्रिजेस हैं उसकी डिमांड भी गिर जाएगी। बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ प्रिंटर द डिमांड फॉर इंक कार्ट्रिजेस डिक्रीज्ड, है ना, यही होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब है अनरिलेटेड गुड्स, तीसरी टाइप क्या है, अनरिलेटेड गुड्स। अभी तक हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूट गुड्स, फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़े, अब हम अनरिलेटेड गुड्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, सभी आ रहा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ओके, ऑलराइट। अब पढ़ते हैं अनरिलेटेड गुड्स के बारे में, है ना। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ही देख लेते हैं पहले कि अगर शूज़ की प्राइस ऊपर जाती है या नीचे, उसका कोई असर नहीं होगा ऑरेंजेस की प्राइस पे, मतलब बिकॉज ये अनरिलेटेड गुड्स है ना, आप समझ गए। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इसको। प्राइस चेंज इन गुड बी हैज़ नो इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर गुड ए, वही है ना, शूज़ों की कोई असर नहीं हो रहा, प्राइस गिरे या बढ़े, किस पे, प्राइस ऑफ ऑरेंजेस पे। अब इसको ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, इसको ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, और इसका इक्वेशन ऐसे बनती है, सिंबल ऐसे बनता है, एक्स सी डी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, प्रोडक्ट्स आर इंडिपेंडेंट, समझ चुके हैं हम, ठीक है ना, कोई रिलेशन नहीं आपस में। ओके, अब दो चीज़ें हमें पढ़नी है, स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट्स एंड स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, ये बस आप मोटा मोटा समझ लो, ताकि एमसीक्यूज़ आपको अगर जब आए तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, अब मेरी बात याद रखिएगा, जब जो स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट्स होते हैं ना या क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, इनकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड है ये हाईली पॉजिटिव, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स की तो पॉजिटिव होती है ना, और कॉम्प्लीमेंट्स की जो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स होंगे उनकी ज़्यादा नेगेटिव होगी। ठीक है ना, ठीक है, हाईली नेगेटिव होती है इनकी। ठीक है, अब समझ जाते हैं पहले स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट्स क्या है ना, सब्स्टिट्यूट कर देना एक दूसरे को। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके मतलब जो होमोजेनियस होंगे काफ़ी ना, मतलब एक ही लगभग एक ही जैसे होंगे, जैसे डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ बॉटल्ड वाटर आता है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बिस्लरी है, एक्वाफीना है, वो आराम से एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं ना, तभी इसमें
हाईली पॉजिटिव हैं और स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट्स हैं, या फिर मेडिसिन्स हैं, चाहे फिर वो ब्रांड नेम वाली हो जैसे सिप्ला वगैरह आ गया, रैनबैक्सी वगैरह, या फिर जेनरिक हो जो गवर्नमेंट आपकी बनाती है ना। ऑलराइट, अब स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स में आप याद रखिएगा, अब समझ चुके हैं आप, हाई नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड होगी, ठीक है ना, और ये लगभग फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में कंज्यूम होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जितने लेफ्ट शूज़ कोई मैन्युफैक्चरर बनाएगा उतने ही तो राइट भी बनाने पड़ेंगे उसको। ऑलराइट, स्मार्टफोन जितने बनाएगा उतने ही तो चार्जिंग केबल्स बनाने पड़ेंगे साथ साथ, ठीक है। आप एक क्रूड एग्जांपल मतलब याद रखने के लिए आप ये सोच सकते हो कि जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं वो जैसे फ्रेंड्स होते हैं ना, हमेशा एक साथ पाए जाते हैं, वो फ्रेंड्स की तरह होते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स की तरह। और जो आपके सब्स्टिट्यूट है वो आगे दुश्मन, जो या मतलब वो बोलते हैं दो म्यान में एक म्यान में दो ही तलवारें रह सकती हैं, ठीक है, एक ही मिलेगा आपको एक वक्त पे एक जगह, क्योंकि अगर दो होंगे तो फिर लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूट आ गए आपके दुश्मन, आपके कॉम्प्लीमेंट्स आ गए आपके दोस्त। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। अब है हमारा एक नया टॉपिक आज हमने पढ़ना है, विच गोज बाय द नेम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप थोड़ा वो हो गए होंगे कि नाम ही कितना बड़ा है ना, एक एक करके समझते हैं, ब्रेक डाउन करके पढ़ते हैं। पहले तो एक लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ आगे नाम दिया हुआ है। अब डिमिनिशिंग होता है कम होती हुई, जैसे डिमिनिशिंग लाइट बोले हम, मतलब जो पहले काफ़ी चमक रही थी फिर धीरे धीरे डल पड़ गई, फिर धीरे बुझने के नज़दीक पहुंच गई, है ना। यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है, तभी हमें मार्जिनल यूटिलिटी समझ आएगी। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कॉमोडिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कॉमोडिटी। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे मान लो कि आप हॉट समर डे है, आप आइसक्रीम खाने गए, ठीक है, उसमें तो जब आपने पहली आइसक्रीम खाई, ठीक है, आपको तो मतलब बोलते हैं ना मज़ा ही आ गया है ना। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर आपका दोस्त मिला चलते हो, उसने कहा मैं आप तुझे आइसक्रीम खिलाता हूँ, आपने कहा नहीं मैंने खाया ही, कहते फिर भी उसने फोर्स की कर, चलो ठीक है। फिर आपने दूसरी आइसक्रीम खाई उसके साथ, है ना, उसने भी खाई आपने भी खाई, तो फिर आपको उतना मज़ा नहीं आया जितना पहले आया। मज़ा काफ़ी आया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पहले 100% मज़ा आया आपको, अब 100 नहीं आया, अब आपको यही 70-80% आया मज़ा, ठीक है। फिर आप आगे गए, ठीक है, फिर आपको आपके अंकल मिल गए, यानी फादर्स ब्रदर मिल गए, उन्होंने कहा आपको अरे तू कहाँ है, तू कहाँ आया यहाँ से। फिर आप उनको बोल तो नहीं सकते थे कि मैं ये पहले एक आइसक्रीम खाई मैंने खुद, फिर दोस्त ने खिलाई, तो आप चुप करके बैठ गए, ठीक है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। तो अंकल ने आपको कहा चलो चलो मैं तुझे आइसक्रीम खिलाता हूँ, ठीक है, फिर आपने वहाँ पे तीसरी खा ली। जब जो ही आप तीसरी खाओगे तो वो जो सेटिस्फैक्शन थी ना आपको, कि मतलब मज़ा आ रहा था, वो 50% से कितना घट के रह जाएगा, 20% के अराउंड रह जाएगा। 70% से 70-80% से वो सीधा पहुंच जाएगा 20 या 25% पे। तो यही होता है डिमिनिशिंग यूटिलिटी, है ना, मतलब वांट सेटिस्फाई आपकी हुई थी जब पहले आपने आइसक्रीम के मतलब आपको बहुत प्यास लग रही थी, आपको कुछ ऐसा चाहिए था कि आप की प्यास बुझ जाए और आपका थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाए, ठीक है, वांट, यू आर वांटिंग दैट। अब वो पहले में जब आपने पहली आइसक्रीम खाई 100% सेटिस्फाई हो गई, जब आपके दोस्त ने आपको खिलाई तो 70-80% सेटिस्फाई हो गई, फिर आपके अंकल ने आपको खिलाई तो वो लगभग 20% वो गिर गई। यही अब इसी से हम समझेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब मान लो आपने पहली आइसक्रीम खाई, ठीक है, ज़ीरो पे ज़ीरो रख लो आप, ठीक है, ये ग्राफ बनाने के कायम आएगा। जब आपने कोई आइसक्रीम नहीं खाई तो आपको कोई वो वांट सेटिस्फाई नहीं हुआ आपकी, ठीक है ना, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी ज़ीरो होगी। अब टोटल यूटिलिटी क्या है मैं आपको एंड में बताता हूँ, पहले आपको ये समझाता हूँ। आपने पहली आइसक्रीम खाई, तो मान लो आपको 10 में से मार्क्स देने थे, 10 में से स्टार देने थे, या 10 में से पॉइंट्स देने थे, 10 में से 10 दिया आपने, मज़ा ही आ गया, ठीक है। दूसरी खाई, वो गिर के 70 पहुँच गई, वही मतलब 70% जो मैं बोल रहा था, 10 में से 7 मार्क्स। तीसरी खाई 4, चौथी खाई, अब आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया कि क्या आइसक्रीम में खिलाया जा रहा हर कोई, है ना, आप मतलब वो हो गए कि कुछ मज़ा नहीं आया मेरे को, बस ये पेट भरने वाली और खर्चा कराने वाली बात होगी।
इवन जब आपने पांचवी खाई ज़बरदस्ती, ठीक है, आपको खानी पड़ी, ऐसी कंडीशंस हो गई, फॉर एग्जांपल किसी ने आपको बोला अगर तू अभी भी पांचवी खाएगा तो मैं तुझे 1,000 रुपये दूंगा, तो आपने खा ली, लेकिन आपकी जो मज़ा था वो नेगेटिव में चला गया, यू आर फीलिंग टू वॉमिट, एक हिसाब से नेगेटिव रख लो, ठीक है, कि आप अब उल्टी ही कर दोगे, लेकिन 1,000 रुपये कमाने थे तो आपको पांचवा भी खा लिया आपने, ठीक है। अब क्या है, टोटल का कुछ नहीं मतलब, टोटल का मतलब है ऐड कर दो। अब आप यहाँ पे हो, है ना, इस लेवल पे हो आप, ऊपर का सारा ऐड कर दो, 0 + 10 10 आएगा, है ना। अब आप यहाँ पे हो, है ना, 0 + 10 + 7 17 आ गया। हर स्टेज पे आपकी टोटल यूटिलिटी ऐसे ही निकलेगी, मतलब मार्क्स ऐड करो या पॉइंट्स ऐड करो, सीधी बात जो है। अच्छा, अब आप इस लेवल पे आए, क्या होगा, 0 + 10 + 7 + 4 21। फिर आप इधर आए, 0 + 10 + 7 + 4 + 0 21 ही रहा, है ना, क्योंकि 0 ऐड हुआ। अब जब आपका वॉमिट करने का दिल था तो -2 हो गया, यानी 0 + 10 + 7 + 4 + 0 -2 19, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही होता है। ऑलराइट, अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ग्राफ बनाया हुआ है मैंने, आप इसको देख लो, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करके देख लो। वाई एक्सिस पे हम यूटिलिटी बनाएंगे, ठीक है, यूटिलिटी को प्लॉट किया, फॉर एग्जांपल 5 10 15 20 और नीचे 0, है ना, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे हम, ये रही 0, ये रहा 5 और फिर ऊपर गए। एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम, ठीक है, एक आइसक्रीम खाई, 2 खाई, 3 खाई, 4 खाई, 5 खाई, ठीक है। अब देखो ग्राफ का क्या हो रहा है। अब जब आपने पहली खाई, ठीक है, आपको 10 में से 10 मार्क्स दिया आपने, ठीक है। दूसरी खाई, दूसरी पे ये लगभग 7 था, क्योंकि ये 5 है तो लगभग 7 यहाँ पे होगा, ठीक है, 7 हो गया दूसरे पे। तीसरी खाई आपने, तीसरी पे कितना था, टेबल देख लेते हैं, तीसरी पे 4 रह गया और फिर चौथी पे 0, तीसरी पे आपका 4 रह गया ना, ये 5 है तो थोड़ा सा नीचे आ गया, तो ये आपका गिरता जाए, ऊपर वाले को फिलहाल आप इग्नोर करो, ठीक है। ये गिरता गया गिरता गया गिरता गया और 0 हो गया, 0 कब हुआ, चौथे पे हुआ। तो जब आपने पाँचवा खाया, है ना, तो आप, जब आपने पाँचवा खाया तो आपका सीधा वॉमिट करने का ही दिल, अब उसकी यूटिलिटी रही नहीं आपके लिए, है ना, कोई यूज़ रहा नहीं आपके लिए जो आपकी वांट सेटिस्फाई करता, तो वो नेगेटिव में चली गया, ठीक है, नेगेटिव में चला गया, ठीक है, जब आपने पांचवी आइसक्रीम खाई। ऑलराइट, तो आप ये देख सकते हो, ये आ गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व, जो मैं रेड से अभी हाईलाइट करूंगा, ये रहा, ये है आपका सारा मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व, ठीक है। अच्छा, अब टोटल यूटिलिटी पे आते हैं, ठीक है। अब जो टोटल यूटिलिटी है वो मैं येलो से करूँगा। जब 10 पे तो सेम ही था ना, 0 पे भी सेम था, जब आपने पहली आइसक्रीम खाई उस पे भी सेम था, 10 मार्क्स दिया आपने, ठीक है। फिर वो ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा ना, ये देखो ना, 1 पे तो सेम ही रहेगा, टोटल यूटिलिटी की बात करें ना, 1 पे तो सेम, आगे फिर वो ऐड होता रहेगा ना, ये तो 17 बन जाएगा, समझा चुका हूँ आपको, फिर 21, फिर 21, फिर 19, ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा आपका। आई होप आपको प्लॉटिंग आती है ना, आनी भी चाहिए, बेसिक क्लासेस में पढ़ा था हमने, ठीक है। फिर ये भी गिर जाएगी, ठीक है। अब मैक्सिमम कहाँ पे है, ये मैक्सिमम ये है आपकी जब आपने चौथी आइसक्रीम खाई थी, और कितनी थी, एक मिनट में दिखा देता हूँ, ये चौथी आइसक्रीम जब आपने खाई तब ये मैक्सिमम थी, कौन सी, टोटल यूटिलिटी की बात करूँ मैं, है ना, टोटल यूटिलिटी, और ये मैक्सिमम थी 21। अब आप एक चीज़ देखो, ठीक है, जब आपकी टोटल यूटिलिटी, इसकी बात करूँ ना मैं, येलो से हाईलाइट किया मैंने, ठीक है, जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम थी तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी, 0। ये एक रूल है आपका, आपको ये रूल याद रखना है। व्हेन यूर
total utility is maximum, which was 21, your marginal utility came out to be 0. 0 है, मिनिमम नहीं, ये है ना यूटिलिटी, ये 0 है आपकी, ये 0 है तो ये भी 0 है आपकी, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए आप। अभी पढ़ लेते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए, when total utility is maximum, marginal utility is 0. मैक्सिमम है तो मिनिमम मत बोलना 0 है, कंफ्यूज हो जाओगे। जब टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम होती है तब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 होती है। ग्राफ से देख चुके हैं हम, ग्राफ से देख लिया, अब इधर भी देख लो। जब आपकी इनमें से टोटल कौन सा है, मतलब मैक्सिमम कौन सा है टोटल यूटिलिटी का, इधर भी है और इधर भी है ना। अब इसी के सामने 0, क्योंकि ये मैक्सिमम है तो इसके सामने 0 होगा। ऑलराइट, आई होप इट इज़ क्लियर। अब पढ़ लेते हैं क्या बोलता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये हम पढ़ चुके हैं। फॉर द सेक ऑफ इट कर्सरी रीडिंग दे देते हैं, ठीक है। ये स्टेट करता है कि एज अ पर्सन कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए स्पेसिफिक गुड या सर्विस, द एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, एक्स्ट्रा यूटिलिटी आ गया, वांट सेटिस्फाइंग है ना आपकी कॉमोडिटी, तो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन आ गया मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। दे गेट फ्रॉम ईच एक बार फिर पढ़ लेते हैं, एक बार फिर पढ़ लेते हैं इसको, है ना। ये स्टेट करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज अ पर्सन कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए स्पेसिफिक गुड और सर्विस, द एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन they get from each additional unit decreases, okay, eventually reaching 0 and then negativity and then negative, ठीक है। ये हम सारा पढ़ चुके हैं। I hope it is clear. So let's stop here and inshallah we will meet in lecture number 7 और उसमें हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। Alright, I hope to see you there. God bless you all.